नमस्कार दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री में एमसीक्यू के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और जो हमारा पहला लेसन है ये है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो आइए स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू के थ्रू हम पूरे लेसन्स को डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। अब इसको समझते हैं कि ये चेंज क्या होता है केमिस्ट्री में। देखिए, जो चेंज होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक होता है हमारा फिजिकल और दूसरा होता है केमिकल। फिजिकल चेंज क्या होता है? ऐसा चेंज जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म ना हो, न्यू सब्सटेंस फॉर्म ना हो। और केमिकल चेंज क्या होता है? जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो। जब न्यू सब्सटेंस बनेगा तो उसको हम बोलेंगे कि ये हमारा केमिकल चेंज है। अच्छा, जब कोई न्यू सब्सटेंस बनता है तो उसकी प्रॉपर्टी भी न्यू रहती है, विथ न्यू प्रॉपर्टी। इसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई एक पेपर ले लिया, इस पेपर को हमने फाड़ दिया तो ये पेपर 2 पार्ट 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, बट ये रहेगा तो पेपर ही ना, हीरा मोती तो नहीं हो जाएगा। बट वहीं अगर मान लीजिए कि मैंने कोई मोमबत्ती लिया, उसको जला दिया, ये मोमबत्ती थी, इसको हमने जला दिया, तो जलने के बाद ये क्या हुई, ये मोमबत्ती थोड़ी छोटी हो गई। जल तो अभी भी रही है लेकिन छोटी हो गई। तो जब ये जल रही थी तो इससे कुछ गैस रिलीज हो रही थी, है ना। तो ये किस तरह का चेंज हो गया? केमिकल चेंज हो गया। ऐसे ही दूध से दही का बनना, अब वापस से हम दही से दूध तो बना नहीं सकते हैं, तो ये किस तरह का चेंज हुआ? केमिकल चेंज हुआ। तो अब आइए इसके आंसर के ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए, पहला एग्जांपल है हमारा बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। यानी जब मैग्नीशियम हमारा बर्न होता है, मैग्नीशियम यानी Mg, और ये किसके प्रेजेंस में बर्न होगा? O2, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न होगा, तो ये हो जाएगा हमारा MgO। अब बताइए, क्या जो हमने MgO लिखा हुआ है ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखा है? आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ O2 के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, बट यहाँ प्रोडक्ट के साइड में ऑक्सीजन के तो सिंगल मॉलिक्यूल्स हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2Mg प्लस O2 इट गिव्स MgO। फिर से गलती क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैग्नीशियम के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 2 मॉलिक्यूल्स होंगे। अब जाकर के हमारा बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन बना है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है फिजिकल चेंज बताना है, तो ये तो हमारा केमिकल चेंज हो गया। दूसरा है रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी जब हम आयरन की रोड लेंगे और यहाँ पे ऑक्सीजन मिक्स हो जाएगा Fe में, तो ये भी क्या हो जाएगा? एक तरह का केमिकल चेंज ही हो जाएगा, क्योंकि जो रस्ट बन जाता है फिर से तो वापस से हम लोहा प्राप्त नहीं कर सकते हैं ना, तो ये भी एक तरह का केमिकल चेंज हो जाएगा। थर्ड है हमारा मेल्टिंग ऑफ आइस, यानी हम क्या कर रहे हैं, आइस से आइस को मेल्ट करके क्या बनाते रहे? वाटर बनाते रहे, H2O। अच्छा, वापस इस H2O को हम ठंडा कर दें, कोल्ड कर दें, तो ये क्या बन जाएगा? आइस बन जाएगा। ठीक, तो अब ये आइस से H2O और H2O से आइस का बनना, ये तो सेम प्रोडक्ट हो रहा है, तो ये एक तरह का क्या हो जाएगा? केमिकल चेंज। अच्छा, अब आप बताइए कि जो आइस होती है उसका भी जो टेम्परेचर होता है 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और वाटर का भी टेम्परेचर क्या होता है? 0 डिग्री सेल्सियस होता है। ये रीजन क्या है? ज़रा सोचिए। हमने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो यहाँ किसका कॉन्सेप्ट लग रहा है? आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ। मेल्टिंग ऑफ आइस इज अ फिजिकल चेंज बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड विदाउट अल्टरिंग द केमिकल कंपोजिशन ऑफ वाटर। अब सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, इसको डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन कॉपर कार्बोनेट इज हीटेड। यानी ये बोल रहा है कि जब हमारे पास CuCO3 हो और इसको हम हीट कर रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा? ठीक है, तो इसका आंसर करना है। देखिए, इसके आंसर क्या क्या दिया हुआ है। पहला है हमारा कॉपर ऑक्साइड यानी CuO। दूसरा है कॉपर नाइट्रेट यानी CuNO3, यहाँ पे ट्वाइस। फिर थर्ड ऑप्शन है कॉपर सल्फेट CuSO4, और फोर्थ है कॉपर यानी CuCl2। ठीक है, तो हमें इसमें ये बताना है आपको कि जब हम कॉपर कार्बोनेट को हीट करते हैं तो हमें क्या, तो आइए समझते हैं इसको। देखिए, ये जो हमारा CuCO3 है,
जब हम इसको हीट करते हैं तो जो हमें प्रोडक्ट मिलता है, ये मिलता है कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस। ये गैस ही रिलीज हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये सिंबल बना सकते हैं, आप यहाँ पे आप ऐसे G लिख सकते हैं, है ना। अच्छा, अब इनके कलर की बात कर लें कि इनका कलर क्या होता है। तो देखिए जो कॉपर कार्बोनेट होता है ये ग्रीन कलर का होता है, ये हमारा ग्रीन कलर का होगा, इसका कलर ग्रीन होता है। अच्छा, जो ये कॉपर ऑक्साइड होता है इसका कलर ब्लैक होता है ना। अब आपको ये बताना है कि ये हमारा प्रोडक्ट A है और ये प्रोडक्ट टूट करके यानी ब्रेक डाउन हो करके B + C दो प्रोडक्ट में ब्रेक हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं केमिस्ट्री में? ये हमारा एडिशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, कंपोजिशन रिएक्शन है, क्या है, ठीक है। तो वैसे भी अगर आप आइडिया लगाना चाहो तो ये समझ सकते हैं कोई भी चीज़ अगर टूट करके दो पार्ट में टूट रही है, यानी कि अगर ये प्रोडक्ट हमारा A है और ये ब्रेक डाउन हो जाए छोटे से प्रोडक्ट में और एक दूसरे छोटे से प्रोडक्ट में, तो इसको हम क्या बोलेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अच्छा, जब ये डीकम्पोजिशन किसी हीट के थ्रू होता है, यहाँ पे देखिए हीट दिया जा रहा है ना टूटने के लिए, क्या है हमारा? हीट है। तो जब भी हीट के थ्रू ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन होता है तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये रिएक्शन हमारा क्या हो जाएगा? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो ये सब रिकॉल करते चलिए। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बता दीजिए आप। पहला ही ऑप्शन है ऑप्शन A कॉपर ऑक्साइड का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं हम। ये व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। अब आप बताइए कैल्शियम ऑक्साइड को और क्या बोलते हैं, जल्दी बताइए। कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है हमारा CaO और CaO को हम और क्या बोलते हैं? क्विकलाइम। तो इसका स्टेट क्या होता है? ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है अगर स्टेट की बात करें तो ये होता है सॉलिड स्टेट में, ठीक। और इसका नेम क्या होता है हमारा? क्विकलाइन। तो ये जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है इसका क्या नाम है? क्विकलाइम, है ना। और ये हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसको क्या बोलेंगे? सिलेक्ट लाइम। सिलेक्ट लाइम। अब ये सिलेक्ट लाइम कैसे बनता है? देखिए, जब हम इस क्विक लाइम में वाटर को ऐड कर देते हैं, ये H2 हमारा ऐड हो जाता है, तब हमारे पास क्या मिलता है? ये सिलेक्ट लाइम में कन्वर्ट हो जाता है। क्विक लाइम इज कन्वर्टेड इनटू सिलेक्ट लाइम व्हेन वी ऐड वाटर इनटू इट, ठीक है। ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि इनसोल्यूबल इन वाटर होता है, या बहुत ही रेयरली ये सोल्यूबल होता है वाटर में। इनसोल्यूबल इन वाटर। अब इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है इसकी लेटिस एनर्जी हाई होती है। क्यों? उसके पास हाई लेटिस एनर्जी होती है। अब ये लेटिस एनर्जी क्या होता है ये आपको क्लास 11th में मिलेगा, अभी इसका डिस्कशन करने का कोई यूज नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगला है हमारा कैल्शियम क्लोराइड। अच्छा, उससे पहले इसके स्टेट की बात कर लेते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की स्टेट की। तो इसका जो स्टेट होता है ये सॉलिड होता है ना। ये इसका जो कलर होता है ये या तो कलरलेस होता है या फिर वाइट कलर का होगा, कलरलेस और वाइट इन कलर, ठीक है। ये कैल्शियम क्लोराइड की अगर हम बात कर लें तो ये सोल्यूबल इन वाटर होता है, सोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। इसका जो यूज होता है, यूज की बात करें तो ये वाटर के ट्रीटमेंट में होता है, वाटर ट्रीटमेंट में, फिर मेडिकल इंडस्ट्री में, फूड इंडस्ट्री में, इन जगहों पे इसका यूज होता है, ठीक है। किसका? इस कैल्शियम क्लोराइड का। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर फिर से दोबारा। व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड। तो आई होप अब तक आप समझ गए होंगे कि ये कैल्शियम ऑक्साइड का हमारा फार्मूला क्या होता है? CaO होता है। अच्छा, अब यहाँ मेरा आप लोगों से क्वेश्चन रहेगा
क्वेश्चन ये है कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि क्विक लाइम में वाटर को ऐड कर रहे हैं तो ये सिलेक्ट लाइम बन रहा है। ये कौन सा रिएक्शन होगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन या डीकम्पोजिशन रिएक्शन? तो आंसर तुरंत कीजिए, 1 2 3। इसका आंसर क्या होगा? ये होगा हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, मैं यहाँ पे बस छोटा सा लिख दे रहा हूँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको यहीं पे ये बता दूँ, कैल्शियम ऑक्साइड में जब हम वाटर को ऐड कर रहे हैं तो ये बन जा रहा है हमारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ऐड कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। यानी ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। कौन कौन? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट। आई होप इस क्वेश्चन से आपने कई सारी चीज़ों को सीखा होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन। देखिए ये केमिकल इक्वेशन के बारे में बात कर लेते हैं। जो हमारा केमिकल रिएक्शन होता है, जो केमिकल रिएक्शन, जो चैप्टर का नेम भी है केमिकल रिएक्शन, इस केमिकल रिएक्शन को होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? एक प्रोडक्ट यहाँ होना चाहिए, एक प्रोडक्ट यहाँ, यानी कि 2 प्रोडक्ट होने चाहिए। हम इसको रिएक्शन कराएंगे तो एक एरो दे देते हैं बीच में और कुछ इस तरीके से प्रोडक्ट हमारा क्या होता है? फॉर्म होता है। अब ये कितना भी हो सकता है, मैंने ये बना दिया है 2-3। तो ये जो प्रोडक्ट आपस में जुड़ते हैं, जैसे हमने लिख दिया यहाँ पे A, B, फार्मूला C, D, ये E मान लीजिए, है ना। सो इस पूरे को, जो पूरा यहाँ से यहाँ तक लिखा गया, इसको हम पढ़ते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे मैथमेटिक्स में होता है ना कुछ इस तरीके से, 4x² + 2y - 16 = 0। तो ये क्या है? हमारा एक तरह से इक्वेशन है ना। वैसे ही केमिस्ट्री में भी होता है केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पे एक रूल हमेशा लागू होगी, चाहे मैथ्स हो या फिर साइंस हो। जो हमारा LHS है ये हमेशा बराबर होना चाहिए RHS के, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो। इसलिए जो ये हमारा केमिकल रिएक्शन बनता है, इसको भी दोनों साइड हमें बैलेंस करना पड़ेगा। यानी कि जितने मॉलिक्यूल्स लेफ्ट हैंड साइड में है, तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा या जो केमिकल रिएक्शन होगा वो बराबर होगा। ठीक है, इसी चीज़ को बोलते हैं हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या फिर बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सा हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो पहला है Mg + O, MgO बन रहा है। देखिए मैग्नीशियम की जो वैलेंसी होती है ये होती है 2 और ये ऑक्सीजन की भी होती है 2। यहाँ पे बन गया Mg, बट हमारा ऑक्सीजन जो होता है ये फ्री स्टेट में तो होता नहीं, ये होता है O2 स्टेट में। ठीक, तो फिर ये MgO कैसे बन पाएगा? ये तो गलत हो गया। दूसरा हमारा Mg + O2। अब देखिए ये Mg आपने ले लिया और यहाँ पे O2 ले लिया, तो ये MgO भी कैसे बनेगा? ये भी गलती होगा, क्योंकि ऑक्सीजन के यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं और यहाँ पे एक ही दिख रहा है, यानी एक सिंगल एटम दिख रहा है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरा है हमारा Mg + O2, इट गिव्स MgO, और यही आपका सही ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे 2 Mg है और यहाँ ऑक्सीजन के भी 2 मॉलिक्यूल्स हैं। इधर फॉर्म क्या हो जा रहा है? 2 MgO। ये देख लीजिए MgO इट ब्रेक्स डाउन Mg और O2, ये भी गलत है, ऐसा नहीं होगा। ठीक, ये कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया कि यहाँ पे देखिए सिंगल एक प्रोडक्ट लेते हैं, इसको तोड़ देते हैं 2 अलग अलग में, तो ऐसा भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक्सप्लेनेशन दिया हो, पढ़ लीजिएगा। द बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन शोज दैट द 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम रिएक्ट। अब यहाँ पे देखिए 2 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है? इन्होंने लिखा 2 MgO, तो ये जो 2 है ये इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ मोल्स, यानी MgO के हमने कितने मोल्स लिए हैं? 2। ठीक, तो मोल्स के बारे में अगर हम डिस्कशन करें तो आपको कुछ ऐसे बता दें, जैसे हमने लिख दिया 1 डजन केला, 1 डजन बनाना, तो इसका क्या मतलब हो गया? 12। हमने लिख दिया 7 डजन बनाना, 7 डजन, तो क्या मतलब हो जाएगा? 12 × 7 = 84। ऐसे ही ये जो 7 के बाद ये लिखा गया है डजन, ये किसको इंडिकेट कर रहा है? इसका नंबर क्या है डजन का? ये 12 है। और इधर चाहे जो हो, डजन का मतलब 12। अगर हम बनाना की जगह एप्पल भी रखते थे तो फिर क्या मीनिंग होता है? सेम रहता है। कितना रहता है? 12 ही रहता है। एप्पल हो जाए, कोई सा भी सब्सटेंस लीजिए। ऐसे ही ये जो है मोल्स है, जो कोफिशिएंट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं? मोल्स, कि जो मल्टीप्लाइड होता है हमारे प्रोडक्ट से, यानी कि 2
प्रोडक्ट यानी कि कंपाउंड MgO क्या मैग्नीशियम ऑक्साइड एक तरह का कंपाउंड है, तो इसके आगे 2 से मल्टीप्लाई किया गया है, तो ये जो 2 है ये क्या हमारा नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड। अच्छा, तो ये लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होगा, PbNO3 ट्वाइस। ठीक, अब ये इसका लेड नाइट्रेट का स्टेट क्या होगा, ये हमेशा सॉलिड स्टेट में रहता है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जब हम लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। ऑप्शन है आपके लेड ऑक्साइड, लेड नाइट्राइड, लेड सल्फाइड या फिर लेड क्लोराइड। तो आइए डिस्कशन कर लेते हैं क्या बनना चाहिए। देखिए, जब हम इसको हीट करते हैं तो ये हमें 3 प्रोडक्ट देता है। पहला तो देगा लेड ऑक्साइड, दूसरा हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और तीसरा हो जाएगा ऑक्सीजन। ठीक है, अब इन तीनों को हम थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं ताकि ये इक्वेशन आपको समझ में आ जाए। देखिए, PbNO3 नाइट्रेट, इसको हमने हीट कर दिया, तो हीट करने से हमको क्या दे रहा है, बोलते रहिए मन में, लेड ऑक्साइड। लेड ऑक्साइड का फॉर्मूला PbO प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ठीक, NO2 हो गया प्लस ऑक्सीजन। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ बातें हम डिस्कशन कर लेते हैं। ये जो लेड ऑक्साइड है, सॉरी लेड नाइट्रेट है, इसका जो कलर होता है ये कलरलेस होता है, कलरलेस। ये जो लेड ऑक्साइड है इसका स्टेट ये सॉलिड स्टेट में होगा, और अगर कलर की बात करें तो ये येलो कलर का होता है। NO2 की बात कर लें तो ये क्या है, गैस है, और ये ब्राउन कलर का होगा। ये ऑक्सीजन की बात कर लें तो ये हमारा गैस है और ये कलरलेस होगा। कलरलेस। ठीक, अब आपको ये बताना है कि ये जो हमने इक्वेशन लिखा हुआ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, क्या ये बैलेंस्ड है, अगर हाँ तो क्यों, और नहीं तो कैसे होगा। देखिए ध्यान से, इसको चेक करते हैं, ये बैलेंस्ड है या नहीं चेक करते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, एक आप यहाँ देख रहा होगा 2 से मल्टीप्लाइड है, और यहाँ पे सिंगल ही है, यानी ये बैलेंस्ड नहीं हुआ। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑक्सीजन 4 हो जाएगा। अब इधर कितना है, 2 3 जा 6 है, यहाँ पे देखिए 3 और यहाँ पे 2, कितना हो गया 6 हो गया। इधर कितना होगा 2 2 जा 4 4, और इधर 2 6 बराबर लग रहा है, लेकिन यहाँ पे भी तो ऑक्सीजन 7 हो गया। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे लेड नाइट्रेट में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब बताइए, ये जो हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ये क्या इंडिकेट कर रहा है, अभी जस्ट ऊपर में डिस्कशन किया है, ये बता रहा है 2 एक तरह का ये कोफिशिएंट है, और ये बता रहा है कि लेड नाइट्रेट के हमने 2 मोल्स लिए हुए हैं। तो 2 मोल्स ऑफ लेड नाइट्रेट डिकम्पोजेस इनटू लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। इट हैपेंस व्हेन वी हीट। अब बताइए, जब ये हीट से रिएक्शन हो रहा है तो कौन सा रिएक्शन हो रहा होगा, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन क्यों, क्योंकि एक प्रोडक्ट, एक सिंगल प्रोडक्ट 2 से या 3 से अलग अलग प्रोडक्ट में टूट रहा है, यानी BCD अलग अलग प्रोडक्ट में। तो यहाँ पे लेड नाइट्रेट 3 अलग अलग प्रोडक्ट में टूट रहा है ना, और वो हीट के थ्रू। तो जब भी हीट के थ्रू रिएक्शन हैपन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा, मैं इसको नहीं पढ़ रहा हूँ, सॉरी, इसका आंसर तो हमने आपको दिया ही नहीं। व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड व्हाट इज़ द रिजल्ट। यहाँ पे देखिए, लेड ऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और ऑक्सीजन है। इन तीनों में से कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, जो मिल जाएगा वो ऑप्शन होगा। तो पहले ही ऑप्शन पे हमको क्या मिल जा रहा है, लेड ऑक्साइड मिल जा रहा है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज। अब ये कह रहा है केमिकल चेंज का एग्जाम्पल क्या है। अभी जस्ट हमने डिस्कशन किया हुआ कि जो चेंज होते हैं ये कितने तरह के होते हैं, 2 तरह के होते हैं। एक होता है फिजिकल, जिसको ये नहीं समझ में आ रहा है इसका मतलब है कि वो अभी तक पूरे 18 मिनट तक वीडियो मन से नहीं देखा है। सही से देखिए आगे, चेंज 2 तरह का होता है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। जिसको समझ में आ गया है 10-20 सेकंड स्किप कर सकता है।
फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें न्यू सब्सटेंस न्यू सब्सटेंस ना फॉर्म हो। केमिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें न्यू सब्सटेंस तो फॉर्म हो ही, साथ में उसकी प्रॉपर्टी भी न्यू हो। न्यू सब्सटेंस फॉर्म, और ये जो न्यू सब्सटेंस है इसकी प्रॉपर्टी भी क्या रहेगी, न्यू रहेगी, प्रॉपर्टी न्यू रहेगी। अब अगर ये कंडीशन, ये जो दोनों कंडीशन है, न्यू सब्सटेंस विथ न्यू प्रॉपर्टी, ये दोनों कंडीशन जिस भी ऑप्शन फॉलो हो रहा होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। आइए डिस्कशन कर लेते हैं। पहला है हमारा बॉइलिंग ऑफ वाटर, मुझे तो लग रहा है ये अगला आंसर पढ़ते हैं। दूसरा है बर्निंग ऑफ कैंडल, तीसरा कटिंग ऑफ पेपर, चौथा है मेल्टिंग ऑफ आइस। देखिए ध्यान से, ये जो बर्निंग ऑफ कैंडल है यानी कि आप कोई कैंडल ले रहे हैं, ठीक, इसको रख देते हैं और यहाँ से इसको हम जला देते हैं। तो जब ये जलेगा तो कुछ देर के बाद ये छोटा हो जाएगा, ठीक है, जलेगा अभी भी लेकिन ये छोटा हो जाएगा। इस छोटे होने में हम देख रहे होंगे कि इससे कुछ गैस रिलीज, जो गैस है वो निकल रही होगी कंटिन्यूसली, और ये जो इसके अंदर का मोम है ये भी पिघल रहा होगा, ठीक है। ये जो ग्रीस है ये भी क्या हो रही होगी, लेस हो रही होगी, यानी डिक्रीज हो रही होगी, डिक्रीज, ठीक। यानी ये पहले बड़ी मोमबत्ती थी, अब ये छोटी मोमबत्ती हो गई है, छोटी कैंडल हो गई है। तो क्या हम फिर से इस छोटी से बड़ी बना सकते हैं? नहीं बना सकते, तुरंत तो नहीं बना सकते ना, फिर से इसको हम ले जाएंगे, इसमें थोड़ा सा और हमको जो है ऐड करना पड़ेगा मटेरियल, तब जा करके नहीं बड़ा होगा। यानी फिलहाल में तो ये छोटी हो गई ना, यानी न्यू सब्सटेंस मिल गया ना, तो यही बात है। अच्छा, अब पहला एग्जाम्पल है हमारा, पहला ऑप्शन है बॉइलिंग ऑफ वाटर, यानी हम वाटर को क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, H2। तो जब आप वाटर को हीट करेंगे, अब इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ये तो ऑप्शन होगा नहीं, ये वाला तो गलती हो गया हमारा, बर्निंग ऑफ कैंडल ये नहीं होगा, कभी नहीं होगा। बॉइलिंग ऑफ वाटर, समझिए हमने ये टैब में वाटर भर लिया, इसको हीट दिया, ये हीट दिया, जब ये हीट हो रहा होगा तो इसमें से वेपर निकल रहा होगा। मान लीजिए इस वेपर को हम कहीं पे इकट्ठा कर लें, तो यहाँ अगर हमारे पास 5 लीटर वाटर था और हीट हमने किया तो ये लगभग 1 लीटर वाटर क्या हुआ, वो वेपर हो गया। तो ये 1 लीटर जब हो गया तो यहाँ पे कितना बचा होगा, 4 लीटर बचा होगा। तो फिर भी आप देख रहे होंगे कि ये जो वेपर है ये कंडेंस यानी ठंडा होने के बाद, कंडेंस होने के बाद ये फिर से क्या बन गया था, जब ये वेपर फॉर्म में जा रहा था तो इस समय तो ये गैस था, लेकिन जैसे ही ये वेपर बना, ठीक है, ये हमारा वेपर बना, तो ये गैस था, गैस वेपर था। अब ये वेपर कंडेंस हुआ, तो इस कंडेंस के फॉर्म में ये कैसा फिर से बन गया, वाटर बन गया वापस से, ठीक है, ये वापस से वाटर बन गया। तो वाटर ही हमने लिया था और ये फिर से वाटर बन गया। तो 4 लीटर और प्लस 1 लीटर का बना हुआ कंडेंस फॉर्म में हमारा वाटर, दोनों मिल करके क्या हो गए, 5 लीटर हो गए। इसका ये मतलब हुआ कि हमें कोई न्यू सब्सटेंस नहीं मिला, इसीलिए बॉइलिंग ऑफ वाटर भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है, बॉइलिंग ऑफ वाटर भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा क्या है, कटिंग ऑफ पेपर। अच्छा सॉरी, यहाँ पे पूछ कर विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, सॉरी, तो जो बर्निंग ऑफ कैंडल है ना, यही हमारा आंसर होगा, बर्निंग ऑफ कैंडल ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। मैं यहाँ पे फिजिकल चेंज की समझ लिया था। देखिए बॉइलिंग ऑफ वाटर क्या होगा, ये तो फिजिकल चेंज होगा। कटिंग ऑफ पेपर को भी हम कट कर देंगे तो ये भी फिजिकल चेंज ही है। मेल्टिंग ऑफ आइस सेम है, ये भी नहीं होगा हमारा, ठीक है। तो हमारा आंसर, सॉरी मैं यहाँ पे माफ़ी चाहूँगा, केमिकल चेंज पूछ रहा था, मैं इसको फिजिकल चेंज समझ बैठा था। तो केमिकल चेंज यानी न्यू प्रॉपर्टी से फॉर्म होगी, इसलिए बर्निंग ऑफ कैंडल हमारा ऑप्शन हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट दिया हुआ, बर्निंग ऑफ अ कैंडल इन्वॉल्व्स अ केमिकल रिएक्शन वेयर वैक्स रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, हीट एंड लाइट। अब इस चीज़ को समझ लीजिए, जो बर्निंग ऑफ कैंडल है, बर्निंग ऑफ कैंडल, जब हम इसको केमिकल रिएक्शन करा रहे हैं तो इस बर्निंग ऑफ कैंडल का जो वैक्स है ये रिएक्ट कर रहा है, किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है। और इस रिएक्शन के फॉर्म में हमको क्या मिल रहा है, देखिए पहला मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी हमें मिल रहा है CO2। दूसरा क्या मिल रहा है, ये मिल रहा है वाटर, H2O। तीसरा क्या मिला, लाइट, डेफिनेटली कैंडल जलेगी तो हमको लाइट मिलेगी, लाइट मिल रही है। और फिर चौथी क्या मिल रही है, हीट मिल रही है,
भाई कैंडल तो हीट ही होता है ना, तो हीट, इतने सारे प्रोडक्ट हमको मिल रहे हैं कब, जब कोई कैंडल बर्न हो रहा है। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं। ये व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो पहले तो आपको ये बताना है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड कहाँ कहाँ यूज होता है, और ये एसिड है या बेस है, पढ़े हैं ना, बताइए। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला क्या होता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारा, ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, स्ट्रॉन्ग बेस। अब अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसकी pH वैल्यू कितनी होगी, बताइए जल्दी। इसकी pH वैल्यू होती है 14, ठीक, 14। ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है ना। अच्छा, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का और नेम क्या होता है, ये होता है कास्टिक सोडा, कास्टिक सोडा। अब ये मिलता कैसा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें कैसे मिलेगा, तो हमने पढ़ा हुआ है कि जब भी हमारा एसिड में बेस मिलता है, अच्छा एसिड में बेस मिलता है तो क्या मिलता है हमें, साल्ट और वाटर मिलता है। तो ये तो एक तरह का बेस है ना। अब इसके साथ रिएक्शन कैसे होगा, आइए डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए जब हम NaCl ले लेंगे, सोडियम क्लोराइड, अब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हमको मिलता कैसे है। जब हम NaCl ले लेंगे और इसमें वाटर को ऐड कर देंगे, तो अब ये क्या हो गया, NaCl एक्वास सॉल्यूशन हो गया, ये हो गया हमारा एक्वास सॉल्यूशन। ठीक, जब हम इसको डीकम्पोज करेंगे, है ना, तो हमें क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलेगा, NaOH प्लस क्लोरीन गैस मिलेगी और हाइड्रोजन गैस मिलेगा, हाइड्रोजन गैस। ठीक, अब इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, ये क्लोरीन भी गैस और हमारा हाइड्रोजन भी गैस है। यानी हमने NaCl लिया, ये NaCl, इस NaCl में हमने वाटर को मिक्स कर दिया। अब जब इसका रिएक्शन हुआ, है ना, इसका जब हमने डीकम्पोजिशन रिएक्शन कराया, तो ये क्या हो गया, हमारा 3 अलग अलग पार्ट में टूट गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, Cl2 क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि NaCl के एक्वास सॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, इस एक्वास सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे, जल्दी बताइए। इसको हम बोलते हैं ब्राइन, ब्राइन, यानी एक्वास सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज कॉल्ड ब्राइन। ठीक, अगला है हमारा कि ये जो सोडियम क्लोराइड में हमने ब्राइन मिला दिया, इसका डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस का क्या नेम है, इस प्रोसेस का नेम होगा क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्लोर और अल्कली प्रोसेस, अल्कली। क्यों ऐसा, देखिए जो क्लोर है ये क्लोरीन गैस के लिए है, कि हमको क्या मिल रहा है, क्लोरीन गैस मिल रहा है, और अल्कली क्यों है, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए है, हमको क्या मिल रहा है, NaOH मिल रहा है। ठीक है, इसलिए इसका नाम हो जा रहा है हमारा क्लोर अल्कली प्रोसेस। NaOH, ठीक है। अच्छा, ये होगा कैसे, मतलब ये सोडियम क्लोराइड के एक्वास सॉल्यूशन को हम ब्रेक डाउन कैसे करेंगे, एक बार इसको भी हम समझ लेते हैं, आसान हो जाएगा। देखिए हमने मान लीजिए कुछ एक टैब ले लिया, इसमें ब्राइन सॉल्यूशन हो गया, ब्राइन सॉल्यूशन इन द सेंस कि सोडियम क्लोराइड का एक्वास सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, एक रोड लगा दिया, यहाँ पे भी एक रोड हो गया, ये हमारा एनोड है, ये एनोड है, चलिए ये सॉरी इसको हम कैथोड कर दे रहे हैं, कैथोड, और ये हमारा एनोड है, एनोड। तो अब हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे। जब इलेक्ट्रिसिटी को हम पास करेंगे तो ये हमारा एक्वास सॉल्यूशन टूट जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। जैसे ही ये ब्रेक डाउन होगा, क्या होगा कि इस कैथोड के पास हमारा हाइड्रोजन गैस जमा हो जाएगा। ठीक है, क्या जमा हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस। और ये जो एनोड है, यहाँ पे हमारा क्लोरीन गैस आ जाएगा,
Cl2। और इसी एनोड के जस्ट बगल में ये हमारा NaOH यानी कास्टिक सोडा हमें मिल जाएगा किसी एक बॉटल में। ये आपकी बुक में दिया होगा एसिड बेस एंड साल्ट वाले लेसन में, उसको ध्यान से समझिएगा, पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक। तो इससे क्या पता चल रहा है कि पॉजिटिव चार्जेस अट्रैक्ट नेगेटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस अट्रैक्ट पॉजिटिव चार्जेस। तो जो क्लोरीन होता है ये एक तरह से माइनस लेता है, ठीक है। क्लोरीन के ऊपर कैसा चार्ज होता है? माइनस, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है ये। तो ये किसके पास जा रहा है? एनोड के पास, यानी एनोड कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, तो इसके पास क्लोरीन जा रहा है। अब बताइए हाइड्रोजन कैसा होता है? हाइड्रोजन हमेशा एक इलेक्ट्रॉन देने की फिराक में रहता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। इसके पास कैसा चार्ज होता है? प्लस। ये किसके पास जा रहा है? कैथोड के पास। तो कैथोड क्या होगा हमारा? निगेटिव होगा, ठीक। अब मैं फिर से इस पूरे की पूरी चीज़ को एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ जल्दी जल्दी। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका नेम होता है NaOH, और ये एक तरह का स्ट्रॉन्ग बेस होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? हमारा एक स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस, और इसकी pH वैल्यू कितनी होती है? 14 होती है। इसको हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। अब जब हमने NaCl को वाटर में मिक्स करके इलेक्ट्रिसिटी को पास कर दिया तो ये क्या हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन और वाटर। अच्छा, अब यहाँ बात कर लेते हैं इनके स्टेट की। तो क्लोरीन गैसियस स्टेट में रहता है, हाइड्रोजन भी गैसियस स्टेट में रहता है। अब NaCl और H2O इसके कम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं? ब्राइन बोलते हैं। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं? क्लोर अल्कली प्रोसेस बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो क्लोर होता है ये क्लोरीन गैस के लिए होता है, अल्कली होता है NaOH के लिए होता है। अब ये सारा का सारा प्रोसेस होता कैसे है? इसके लिए हमने क्या किया? ये एक एक्सपेरिमेंट किया। इस एक्सपेरिमेंट में हमने देखा कि हमारे पास ब्राइन सॉल्यूशन है। इस ब्राउन सॉल्यूशन में हमने इलेक्ट्रिसिटी पास कर दिया, तो जो कैथोड है उस कैथोड पे हाइड्रोजन गैस जमा हो गई, जो एनोड है वहाँ पे क्लोरीन गैस जमा हो गई, ठीक। और इस एनोड के जस्ट बगल में ही हमको क्या मिल गया? हमारा कास्टिक सोडा यानी या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। अच्छा, मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ तक पूरा अच्छे से समझ गए होंगे, एक एक चीज़ डिटेल में समझे होंगे। नहीं समझे होंगे तो फिर अगला जो बनेगा इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के थ्रू ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, वहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे। तो इसको अच्छे से समझे रहिए, क्योंकि ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसी का यूज किया जाता है अलग अलग प्रोडक्ट बनाने में, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड? आई होप आप यहाँ पे बड़े आराम से बता सकते हैं NaOH। ये NaOH का कैसा नेचर होता है? बेसिक नेचर होता है। अब इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज कहाँ कहाँ पे होता है, क्या क्या बनाने में, ये भी मैं लिखने से बढ़िया आप लिख दीजिए, है ना, कमेंट सेक्शन में ये कहाँ कहाँ पे इसका यूज किया जाता है। इस पूरे प्रोसेस का सोडियम हाइड्रोक्साइड का कहाँ यूज होगा, क्लोरीन का कहाँ पे यूज होगा, और बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, ये सब कैसे बनेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, बट कोई दिक्कत नहीं, मुझे क्वालिटीज़ के साथ कोई कंप्रोमाइज़ करना। वीडियो लंबी हो रही है, लंबी हो, जिसे देखना है देखें, ना देखना है ना देखें, ठीक। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन बिटवीन जिंक एंड सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे बोल रहा है कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होगा, किसके किसके लिए? जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड के लिए। जिंक यानी कि Zn, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4। अब H2SO4 भी एक तरह से स्ट्रॉन्ग ही एसिड होता है, ठीक है। आइए देखते हैं कौन सा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। देखिए, मान लीजिए कहीं पे H2SO4 रखा होगा। अब H2SO4 एसिड है तो ये लिक्विड फॉर्म में ही होगा, ये H2SO4 है। अब इसमें हम जिंक के कुछ ग्रेन्यूल्स को डाल रहे हैं। ये मान लीजिए हमारे जिंक के ग्रेन्यूल्स हमने इसमें डाल दिया, ठीक। तब होगा क्या कि जो Zn होता है ये हाईली रिएक्टिव होता है, जिसके कंपैरिजन में H2 के कंपैरिजन में। अब ये Zn क्या करेगा? इस H2 को डिस्प्लेस कर देगा, कहाँ से? H2SO4 से। अभी H2SO4 से जब इसको डिस्प्लेस करेगा तो ये कुछ इस तरह से टूट जाएंगे। ये हो जाएगा 2H+ और ये हो जाएगा हमारा SO4, सॉरी ये H2 मान लीजिए, ये H2 गैस हो गया और ये हो गया हमारा SO4, ठीक। अब फिर ये जिंक क्या करेगा? वापस आकर के इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाएगा? ZnSO4।
4 फॉर्म हो जाएगा, यानी कि जिंक सल्फेट बन जाएगा। तो अब देखते हैं हमारे ऑप्शन में कौन सा ये वाला ऑप्शन दिया हुआ है वो सही होगा। पहला है Zn प्लस H2SO4 इट गिव्स ZnSO4 प्लस वाटर। यहाँ वाटर अलग से तो कुछ आएगा नहीं, इसका मतलब ये गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन है Zn प्लस H2SO4 इट गिव्स ZnSO4 प्लस H2। ये तो हमारे जो एक्सपेरिमेंट है उसके साथ मैच कर रहा है, इसका मतलब यही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगला भी देख लेते हैं एक बार। ये दिया हुआ है ZnSO4 प्लस H2 इट गिव्स Zn प्लस H2SO4। इस पूरे का मतलब समझ रहे हैं, ये ना ये कुछ अलग ही लिख दिया है, इसको ध्यान समझिए। ये इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन है और Zn है, यहाँ पे कोई रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि H2 ग्रेटर हो गया रिएक्टिविटी सीरीज में Zn से, जबकि ये बात तो पूरी की पूरी गलत है, ऐसा तो है नहीं। Zn हाईली रिएक्टिव होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। नेक्स्ट देखते हैं ऑप्शन नंबर डी, ZnSO4 प्लस H2 Zn प्लस H2SO4। ये फिर से वही चीज़ दे दिया है इधर उधर करके, है ना, ये भी गलत है, ये भी नहीं होगा। इसलिए जो हमारा सही ऑप्शन होगा ये होगा ऑप्शन नंबर बी, Zn प्लस H2SO4 का। ठीक है, उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अच्छा, रिएक्टिविटी सीरीज की बात करें तो थोड़ा सा उसको हम अलग से फिर से डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको मिटा देते हैं हम एक ही बार में। आइए रिएक्टिविटी सीरीज भी हम यहीं पर डिस्कशन कर लेते हैं। देखिए रिएक्टिविटी सीरीज, जो रिएक्टिविटी सीरीज होती है ये बताती है कि कौन सा मेटल किस मेटल के कंपैरिजन में कितना ज़्यादा रिएक्टिव है। तो जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है ये होता है हमारा पोटेशियम। ठीक है, फिर आता है सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, फिर है जिंक, उसके बाद आयरन, आयरन को Fe लिखते हैं, फिर है लेड यानी Pb, उसके बाद हाइड्रोजन है H2। अब हाइड्रोजन को थोड़ा सा ये हम कर देते हैं ऐसे दूसरे कलर से, क्योंकि यहीं इसको बेस मानते हैं, यहीं से पता चलता है कि कौन हाइड्रोजन से ऊपर है। कि जैसे हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं उसमें बताते नहीं कि 200 BC, 300 BC, 200 AD, यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले और उनके बाद। तो ऐसे हाइड्रोजन को यहाँ पे बेस माना जाता है केमिस्ट्री में। तो हाइड्रोजन हो गया। फिर हाइड्रोजन से नीचे क्या होता है, कॉपर होता है। समझिए, देखने में तो कॉपर लगता है कि हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, बट ऐसा नहीं है। हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है। उसके बाद है हमारा मरकरी। मरकरी को हम Hg से डिनोट करते हैं, Hg। और फिर क्या होगा, Ag को क्या पढ़ते हैं, सिल्वर। और फिर आता है हमारा गोल्ड। अब गोल्ड लास्ट है इसलिए मैं इसका पूरा नाम लिख दे रहा हूँ, लेकिन गोल्ड को हम Au से डिनोट करते हैं, Au। क्लियर है, ये हो गई हमारी रिएक्टिविटी सीरीज। अब इस रिएक्टिविटी सीरीज को आप ध्यान से देखकर बता सकते हैं कि जो हमारा पोटेशियम है ये हाईली रिएक्टिव होता है, जो गोल्ड होता है ये लेस रिएक्टिव होता है। इसलिए देखते हैं घरों में जो ज्वेलरी रहती है वो लंबे समय तक टिकी रहती है, कभी ख़राब नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन से रिएक्शन ही नहीं करेगी। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन डिस्कशन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब ये तो आपको बचपन से ही पता है, केमिकल फार्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, HCl। अब HCl के बारे में आप ये भी जान लीजिए कि ये क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो जब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है तो इसकी pH वैल्यू क्या होगी, बताइए जल्दी। जब तक मैं लिख रहा हूँ आप कमेंट में बता दीजिए। मैं लिख लिया, बता दिया आप। देखिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इसलिए इसकी जो वैल्यू होती है ये वेरी करती रहती है लगभग ये मान लीजिए 1.5 से लेकर के 3.01 के समथिंग ये वेरी करती रहती है। मैक्सिमम आपकी इसकी जो pH वैल्यू है ये 3 के आसपास ही रहेगी, मतलब 2.5 to 3.01, है ना। अब आपने एक टर्म सुना होगा डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये डिपेंड करता है कि हम एसिड कैसा ले रहे हैं, उस हिसाब से इसकी pH वैल्यू आएगी, कॉन्सेंट्रेटेड है या डिल्यूट है। अब ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारा फार्मूला। फिर है H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं इसको, इसका क्या नाम है, सल्फ्यूरिक एसिड। अब इसका नेम बताइए आप HNO3 का, इसको क्या पढ़ते हैं, इसका नाम है नाइट्रिक एसिड, इसको पढ़ते हैं हम नाइट्रिक एसिड। ठीक है, ये क्या होता है, मिनरल एसिड होता है, मिनरल एसिड। कोरोसिव इन नेचर होता है, कोरोसिव मतलब समझ रहे हैं, जो बहुत जल्दी किसी भी चीज़ को जला देता है, कोरोसिव इन नेचर।
ठीक है। अगला है हमारा H3PO4। ये बताइए इसको क्या पढ़ते हैं हम? इसको पढ़ते हैं फॉस्फेरिक एसिड, फॉस्फोरिक, PHOSPHORIC। ध्यान से लिखिएगा, फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारा हो गया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज द केमिकल फार्मूला ऑफ HCl, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड व्हेन कॉपर सल्फेट इज हीटेड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताइए। जब हम कॉपर सल्फेट को हीट करते हैं तो क्या फार्मूला बनता है। अब इस क्वेश्चन के थ्रू हम कई सारे थ्योरीज और फैक्ट्स को डिस्कशन करेंगे। तब तक आप बता दीजिए कॉपर सल्फेट का फार्मूला क्या होता है। ये होता है हमारा CuSO4, CuSO4 कॉपर सल्फेट। अब इसका हम करते हैं एनालिसिस। देखिए ये जो CuSO4 है हमारा, CuSO4, जब इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स ऐड होते हैं यानी कि 5H2O, तो इसको हम पढ़ते हैं पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट। क्या पढ़ते हैं? पेंटाहाइड्रेट फॉर वाटर, पेंटाहाइड्रेट कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट। अब जब आप इसको हीट करेंगे, जब आप इस चीज़ को हीट कर रहे हैं तो वाटर इवापोरेट हो जाएगा, है ना। सॉरी, जब आप इसको हीट करेंगे तो फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा CuSO4 में। अब CuSO4 में क्योंकि वाटर नहीं है, इसलिए इसको हम बोलेंगे एनहाइड्रस, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। इसको हम पढ़ेंगे एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट। देखिए अब अगर इसके कलर की बात कर लें हम, तो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट का कलर वाइट होता है, इट इज वाइट इन कलर। जब इसमें हम वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड किए रहते हैं तब इसका कलर ब्लू रहता है, ब्लू। अच्छा, ये ब्लू कलर का होता है इसलिए इसका नाम ब्लू वाइट रोल भी होता है। ये ब्लू है इसलिए इसका क्या नाम हो जाएगा? ब्लू वाइट रोल। ठीक है, इसका नाम ब्लू वाइट रोल हो जाएगा। तो फिर से समझ लीजिए, जब हम कॉपर सल्फेट को हीट करते हैं, इस पर हम हीट देंगे तो ये क्या हो जा रहा है? वाटर मॉलिक्यूल्स खत्म हो जा रहे हैं और क्या बच जा रहा है? एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बच रहा है। आपको बताना ये कॉपर सल्फेट एसिड है, बेस है या सॉल्ट है। डेफिनेटली सल्फेट एड है इसलिए क्या होगा? हमारा सॉल्ट होगा। ठीक है। अच्छा, अभी जो कॉपर सल्फेट हमको मिला है एनहाइड्रस फॉर्म में CuSO4, जब हम इसको फिर से हीट करेंगे, जब फिर से हीट करेंगे हम, तब जाकर के हमको क्या मिलेगा? कॉपर ऑक्साइड मिलेगा और सल्फर ट्राई ऑक्साइड मिलेगा। समझ रहे हैं? ये हो गया हमारा कॉपर ऑक्साइड और ये सल्फर ट्राई ऑक्साइड। ये है हमारा ओरिजिनल रिएक्शन जो क्वेश्चन पूछ रहा है। तो फिर से इसको समझिए आप ध्यान से। कॉपर सल्फेट था हमारे पास, किस फॉर्म में था? हाइड्रेटेड फॉर्म में था। और हाइड्रेटेड भी कैसा? पेंटाहाइड्रेट, यानी वाटर के 5 मॉलिक्यूल्स। इस वाटर के 5 मॉलिक्यूल्स में हमने क्या किया? हीट किया, तब ये किस में तब्दील हो गया? कॉपर सल्फेट में, उस जिसको हमने कह दिया एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, जिसका कलर होता है वाइट। अगेन हमने कॉपर सल्फेट को हीट किया तो ये ब्रेकडाउन हो गया कॉपर ऑक्साइड में और सल्फर ट्राईऑक्साइड में। अब आपको बताना है यहाँ पे कि कॉपर सल्फेट जब यहाँ पे ब्रेकडाउन हो जा रहा है कॉपर ऑक्साइड और सल्फर ट्राईऑक्साइड में, तो ऐसे इस रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? देखिए ये प्रोडक्ट एक है, ये बी और सी में ब्रेकडाउन हो जा रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे? कंपोजिशन रिएक्शन। और ये कंपोजिशन किसके थ्रू हो रहा है? हीट के थ्रू हो रहा है। तो जब हीट के थ्रू होगा तो इसको हम क्या बोलेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पहला ही है हमारा कॉपर ऑक्साइड। ठीक। अच्छा, अब इसी के साथ ये जो ऑप्शन है इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। कॉपर नाइट्रेट का फार्मूला क्या होगा? कॉपर सल्फाइड का फार्मूला क्या होगा? और कॉपर क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा? जल्दी से आप बताइए कमेंट सेक्शन में। आपने आंसर किया इसका? चलिए मैं ही लिख दे रहा हूँ इसका आंसर। देखिए अभी जस्ट ये सब ऊपर डिस्कशन हुआ था, है ना। इस चीज़ को मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। ये
AMN शॉर्ट फॉर्म ली थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब कॉपर ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, CuO। कॉपर नाइट्राइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, ऊपर जबकि मैंने बताया हुआ है। अब देखिए CuNO3 और ये ट्वाइस, ठीक है। कॉपर सल्फाइड का फार्मूला क्या हो जाएगा, CuS। बताइए सही लिखा है, नहीं, यहाँ पे ये होगा Cu2S, Cu2S कॉपर सल्फाइड। कॉपर क्लोराइड का फार्मूला बताइएगा, CuCl2। ये सही लिखा है, हाँ ये बिल्कुल सही लिखा है, ठीक। तो इस क्वेश्चन के थ्रू आपने काफ़ी चीज़ों को समझा होगा, मुझे उम्मीद है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी तरफ से किया गया ये प्रयास अच्छा लगा होगा तो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में।